हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो मैं बात करूं यदि अध्याय 1 की स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, तो वो हमारा एक पहला पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। यदि आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ देख लीजिए उस वीडियो को। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब 1206 ईस्वी तक हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा अध्याय। यहाँ पर आएगा 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ हमने अंत करा था 1206 ईस्वी पर, वहाँ से प्रारंभ होता है इस संघर्षकालीन भारत का। तो इस जो काल है ना 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी का जो काल है वो कहलाता है संघर्षकालीन भारत, यानी संघर्ष का काल है। ये संघर्ष का समय था भारत के लिए। और जो पहले इससे जो पहले अध्याय 1 की तरफ जाएं तो वो था काल स्वर्णिम, वो स्वर्णिम भारत था, ठीक है ना, स्वर्णिम काल था वो। तो ये बात है, मोटे मोटे तौर पर दो बातें हमने बात करी। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए, भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। आक्रांताओं यानी इन्वेंटर्स यानी आक्रमणकारी। क्या होते हैं? आक्रमणकारी, है ना, ने आक्रमण किया। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। यानी भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम, सबसे पहले भारत पर किसने अटैक किया? अरबी लोगों ने और मुसलमानी लोगों ने, ठीक है ना। जिसमें से अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। पहला आक्रमण अमर खलीफा के समय हुआ। कब? 636 ईस्वी में अरबों द्वारा हुआ पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। यह अभियान जो उन्होंने करा वह विफल रहा। इसके बाद बड़वास यानी बंडोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहे। चशनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। ये तो हुई पहली कहानी अरबों और मुस्लिम की, ठीक है ना। अब स्टार्ट होता है 712 ईस्वी में। तो 712 में आ रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धूरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों यानी मतलब होता है गैर मुसलमान, जो मुसलमानों से अलग होते हैं, गैर मुसलमान ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार हो गई, यानी अलग अलग हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा की मृत्यु हो गई, है ना। इसके बाद भी राजकुमार जयसैया व समाग्रगी रानी बाई के किले की रक्षा के लिए डटे रहे। कौन? राजकुमार जयसैया व सामग्री रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे, जो राजा दाहिर सेन था उनके किले के लिए डटे रहे। तो ये तो था दूसरा दृष्टांत। अब तीसरा आता है, महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत
हो गई, कुछ ऐसी स्थितियां ऐसी बनी। इसके उपरांत भी मतलब इसके बाद भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा यानी 1757 से आगे की तरफ भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। अनवरत माने होता है लगातार या निरंतर रखा। ठीक है, अब पहला बिंदु आता है। ये तो थे 2-3 दृष्टांत, पहला अरबी और मुस्लिम, दूसरा मोहम्मद कासिम राजा ताहिर सेन, तीसरा जयपाल और गजनवी, चौथा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज, है ना। तो ये थे 4 थे। और उसके बाद ये तो ऊपर की कहानी थी। अब स्टार्ट होता है 1206 से लगातार की। जस्ट 1206 में क्या हुआ तो देखिए, पहला बिंदु आता है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली अपना भारत का एक मुख्य केंद्र था, उस पर सल्तनत यानी उस पर राज्य किया दिल्ली सल्तनत ने। तो देखें इसके प्रमुख कौन थे। यामिनी इल्बरिया गुलाम वंश सबसे पहले हैं इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 1210 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी वो किसके द्वारा बनवाई गई, ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। किसका, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, पोलो खेलते हुए, ठीक है ना। अब इल्तुतमिश आते हैं। इसके बाद ऐबक के बाद कौन आते हैं, इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने ही मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज़्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं ली। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश के बाद बनी। तो 1236 से 40 ईस्वी तक। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद यानी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। नाम तो है रजिया और सुल्तान यानी राजा बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुल्हा यानी टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत यानी अबिसिनिया निवासी को अमीर आखुर यानी अश्वमाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी मसूर शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। जो अंतिम था वो था नासिरुद्दीन महमूद। इसके पीछे वास्तविक बल किसका था, गयासुद्दीन बलबन का था। अभी जानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन कौन था। तो देखें
उलुग खां यानी बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी चहलगानी यानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिश को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस यानी सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमने की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। ये थी लौह और रक्त की नीति। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन की क्या मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन ने कहा कि राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। राजा का जो साधारण होता है वो आम जनता जो होती है उससे अलग होता है थोड़ा। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।